गाइस ये है क्लास 9 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 और मैंने चैप्टर नंबर 3 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं वीडियो। अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें देख लेना। और साथ ही साथ जो 28 जून को जो एग्ज़ाम आपको पूछा जाएगा यानी कि सोशल साइंस का, उसका क्वेश्चन भी मैंने 2 पार्ट में आपको दे दिया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लेना। और साथ ही साथ मॉडल सेट का सॉल्यूशन भी आपको दिया गया है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चेक कर लेना। एंड अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों को शेयर कर देना। सो हम अब करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ओके, सो पहला है यहाँ पर अति लघु उत्तर या प्रश्न उत्तर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, गांव में अंग्रेजों द्वारा किस तरह की भूमि प्रयोग हेतु छोड़ी गई थी? तो आंसर हो जाएगा गांव, जो भूमि बहुत ज़्यादा दलदल एवं सामान्यतः पहुँच से बाहर यानी कि बहुत बाहर होती थी, जहाँ प्रायः मलेरिया जैसे भयंकर बीमारी फूट पड़ती थी, वह भूमि परंपरागत रूप से गांव वालों के सामान्य प्रयोग के लिए अंग्रेजों ने छोड़ दी थी। यानी कि इनकी मनमानी तो देखो, अच्छा भूमि को वो खुद कब्जा कर लिया और जो बहुत ज़्यादा मतलब कि खराब भूमि है जहाँ से मलेरिया जैसी भयंकर बीमारी फूट सकती है, वो वाला ज़मीन को छोड़ दिया गाँव वालों के लिए। तो यही आंसर हो जाएगा, जो गाँव में अंग्रेजों द्वारा छोड़ी गई ज़मीन किस तरह का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सबसे पूछा सकता है कि बगान किससे कहते हैं? सो आंसर हो जाएगा बगान की शुरुआत है किसी विशेष प्रजाति के पौधे को सीधे कतारों में लगाने की प्रक्रिया को ही पौधारोपण या बगान कहा जाता है। आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो लाइन बाय लाइन उसको लगाया जाता है, रोपण किया जाता है, सो उसको बगान कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे अच्छे वन किन को माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन यानी कि जंगलों में से आरक्षित वन को कहा जाता है, क्योंकि ये लोगों की दखलंदाजी से बिल्कुल सुरक्षित होते हैं, इसमें लोगों का कोई आना जाना नहीं रहता है आरक्षित वनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला है कि सागवान और साल जैसे वृक्षों को क्यों प्रोत्साहित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा क्योंकि वे लंबे और सीधे होते हैं और उनसे जहाज और रेल के डिब्बे और पटरियां आसानी से बनाई जा सकती है, इसीलिए सागवान और साल जैसे वृक्षों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ये आगे क्वेश्चन से यहाँ पर बस्तर कहाँ है? सो आंसर हो जाएगा यह स्थान छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण भाग में स्थित है। बस्तर कहाँ है? सबसे दक्षिण भाग में स्थित है और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र आदि राज्यों के साथ इसकी सीमाएं जो है लगती हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, वन विनाश किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा वनों के लुप्त होने को सामान्यतः वन विनाशी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 1878 के वन या कानून में वनों को किन 3 भागों में बांटा गया? तो आंसर हो जाएगा आरक्षित वन, सुरक्षित वन और ग्रामीण वन। या 1878 के वन कानून में ये 3 भागों में बांटा गया था। 8 नंबर क्वेश्चन से आपसे ये बार बार पूछा जाता है, वैज्ञानिक वानिकी की नई योजना के अंतर्गत कौन कौन से कदम उठाए गए हैं? सो आंसर हो जाएगा प्राकृतिक वनों को जिनमें विविध प्रजाति वाले वृक्ष थे उन्हें काट डाला, और क्योंकि उनका उद्योग में कोई इतना प्रयोग और लाभ नहीं हो सका था। दूसरा है इनके स्थान पर एक ही प्रजाति के वृक्ष लगाए गए जिनकी देखभाल करना भी आसान था और जिनसे होने वाले लाभ भी अधिक संभावनाएं थी। तो ये योजनाएं थी जो इनके अंतर्गत उठाया गया था। आगे यहाँ पर वन वातावरण में नमी को कैसे जोड़ते हैं? सो आंसर हो जाएगा वनों के पेड़ पौधों में जल से निकलने या उजड़ने की जो प्रक्रिया रहती है वह पर्यावरण या वातावरण में नमी को बढ़ाती है। जल की निकासी से एक फायदा यह है कि इससे जलवायु समान स्तर की बनी रहती है और प्रायः जिन क्षेत्रों में वन ज़्यादा होते हैं वहाँ वर्षा भी खूब होती है। ये बातें तो आपको भली भांति मालूम होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको 3 या 5 नंबर यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा सकता है, या तो 3 नंबर का या 5 नंबर का यहाँ पर आपको दिया हुआ है। सो पहला क्वेश्चन से यहाँ पर औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए परिवर्तनों ने झूम खेती करने वालों को कैसे प्रभावित किया था, यानी कैसे उनको ठेस पहुंचाया था? तो आंसर हो जाएगा झूम खेती वाले लोग वे लोग होते हैं जो बारी बारी वन के एक भाग को काट लेते थे और उसे जला देते थे। यानी कि झूम खेती उसको कहते हैं जो जंगली एरिया में जो लोग रहते हैं वो पेड़ पौधों को काट कर, ठीक है, थोड़े से ज़मीन को मतलब थोड़े से ज़मीन खेती के लिए उनको चाहिए होगा तो थोड़ा सा पेड़ पौधों को काट कर उन्हें जला देते हैं और राख को ज़मीन में यानी कि मिट्टी में मिला देते हैं ताकि उपजाऊ बने रहें, तो इसको झूम खेती कहते हैं। और वृक्ष काटने और जलाने के काम बारी बारी किया जाता था, ठीक है, ताकि खेती भी होती रहे और बाकी हिस्से में जंगल भी कायम रहे। ऐसे नहीं कि पूरे जंगल को एक बार में साफ करते हैं, ठीक है, जहाँ जितना तक उनको खेती करना है उतना तक वो करते थे। राख वाली भूमि पर मानसून की वर्षा आने के पश्चात बीज बोए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में फसल जो है काट ली जाती है। परंतु अंग्रेजी सरकार ने झूम खेती को एक शर्मनाक प्रथा मानकर बिल्कुल जो है उसको बंद कर दिया गया था, क्योंकि इसमें एक तो भूमिकर प्राप्त करने के कोई संभावनाएं तो थी ही नहीं, और दूसरे आग की लपेटों से अच्छे वृक्षों की जल जाने की भी खतरा होता था। परंतु इन नए प्रावधानों के कारण झूम खेती करने वालों पर मुसीबत का पहाड़ जो है आ पड़ी यानी टूट पड़ी।
और उन्हें अपने पैतृक स्थानों और घरों से हाथ धोना पड़ा और नए व्यवसाय ढूंढने के लिए उन्हें दूसरे स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। परंतु कुछ झूम खेती करने वालों ने ऐसा कानूनों का विरोध भी किया और छटपुट विद्रोह भी किया गया था, यानी छिटपुट उन्होंने थोड़ा मोटा युद्ध भी चलाए थे। क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए परिवर्तनों ने झूम खेती जो मतलब कि घुमंतू और चरावाहा समुदाय को कैसे प्रभावित किया था। सो आंसर हो जाएगा ब्रिटिश सरकार ने नए वन्य कानूनों द्वारा घुमंतू लोगों और चरावाहा समुदायों को वनों में आज़ादी से अपने पशुओं को चराने और छोटे छोटे जंगली जानवरों का शिकार करने के अधिकारों से हाथ धोना तो पड़ा। अब वे जंगल में अपने पशुओं को चरा नहीं सकते थे और खाने के लिए कंदमूल इकट्ठा ना कर सकते थे। अपने भवन बनाने के लिए वहाँ से लकड़ी काट नहीं सकते थे एंड ना ही अपना चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी मतलब इकट्ठा कर सकते थे। इस प्रकार और उनके पशुओं के लिए जंगल के सभी दरवाजे जो है वो बंद हो गए और उनके भूख मरने की नौबत भी आ गई थी। तो औपनिवेशिक काल के वन मतलब के प्रबंधन में आए परिवर्तन से घुमंतू और चरावाहा समुदाय को पूरी तरह से प्रभावित किया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोला औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए परिवर्तन ने बगान मालिकों को कैसे प्रभावित किया। सो इसका आंसर हो जाएगा कि बगान मालिकों को प्राय यूरोपीय होते थे उन्हें नए वन कानूनों से काफ़ी लाभ रहा, मतलब ज़्यादा उनको लाभ ही हुआ। एक तो उन्हें बड़े बड़े जंगलों को काटकर वहाँ अपने चाय कॉफ़ी और नील आदि के बागान स्थापित करने में आसान हो गए और दूसरे उन्हें घुमंतू चरावाहा और समुदाय के लोगों तथा आदिवासियों को अपने पास नौकर रखने का अच्छा मौका जो है मिल गया था, क्योंकि अब वह उन जातियों से वनों को लाभ उठाने के लिए सभी अधिकार छीन लिए गए थे और इस स्थिति का लाभ उठाते हुए यूरोपीय बगान मालिकों ने आदिवासी जातियों का बहुत ज़्यादा जो है शोषण भी किया था। आगे बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन सबसे क्या पूछा सकता है, बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानताएं हैं। सो आंसर हो जाएगा इसका कि औपनिवेशिक काल और बस्तर तथा जावा में वन प्रबंधन में निम्नलिखित जो है समानताएं थी। पहला है दोनों ही जगहों पर शिकार को प्रतिबंध कर दिया गया था, यानी कि शिकार करना मना कर दिया गया था और रेलवे तथा जहाज निर्माण के लिए अत्यधिक संख्या में पेड़ों की कटाई की गई थी। उसके बाद वनवासी समुदाय द्वारा विरोध करने पर उन्हें प्रताड़ित किया गया और घुमांतू तथा चरवाहा समुदाय को वनों में प्रवेश करने से बिल्कुल जो है मना कर दिया गया था। उसके बाद चौथा है वन उत्पाद से संबंधित स्थानीय को वनों में प्रवेश करने से रोका गया और वनों की कटाई तथा बागानों के विकास के लिए यूरोपीय कंपनियों को लाइसेंस और परमिट भी दिए गए। उसके बाद 5वां नंबर है वनवासी समुदाय को जंगल में अपने घरों में रहने के लिए या तो किराए देने के लिए अथवा मतलब बेगारी के लिए मजदूर किया गया। वह वन भूमि के ग्रामीण सुरक्षित तथा संरक्षित वनों में वर्गीकरण कर दिया गया। उसके बाद आगे यहाँ पर इन नीतियों के निर्माण में दोनों ही जगहों पर स्थानीय लोगों को शामिल नहीं किया गया, बल्कि यूरोपीय विशेषज्ञों ने इन नीतियों का अपने हितों के लिए निर्माण किया। आगे है दोनों ही जगहों पर औपनिवेशिक वन प्रबंधन का उद्देश्य सरकारी सत्ता को फायदा पहुंचाना तथा स्थानीय वनों में या आसपास रहने वाले लोगों का शोषण करना था। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा सकता है कि वैज्ञानिक वानिकी की प्राथमिक गतिविधियां क्या थीं। तो आंसर हो जाएगा स्थानीय लोगों को उचित प्रशिक्षण देना ताकि वे स्थानीय स्तर पर उचित ढंग से वनों की व्यवस्था एवं प्रबंधन कर सकें। दूसरी, इस व्यवस्था को कानूनी अनुमति की आवश्यकता होती है। वनों के संसाधन से जुड़े कानूनों का निर्माण की आवश्यकता भी पड़ती थी और पेड़ न गिराया जाए एवं जानवरों को चराने को सीमित किए जाने की आवश्यकता थी ताकि टिम्बर उत्पादन के लिए वनों को मतलब बचाया जा सकता है, यानी संरक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक वानिकी को बहुउद्देशीय भूमि उपयोग के सिद्धांत के आधार पर प्रतिबंध किया जाता है। यद्यपि टिम्बर की कटाई एवं उसके स्थान पर नए वृक्ष रोपण की गतिविधियां मुख्यतः चलाई जाती है और इन सभी गतिविधियों को एकमात्र उद्देश्य यह होता है कि आवश्यकता अनुसार टिम्बर की आपूर्ति निरंतर जारी रहे तथा वनों का अभाव भी ना हो, यानी कि वनों को समाप्त भी ना किया जा सके। इस चैप्टर से आपको बस इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं और बाद बाकी आपको क्वेश्चन जो है दिया जा रहा है पार्ट 1 पार्ट 2 जो 28 जून के लिए जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी वायरल टाइप का क्वेश्चन है वो दिया जा रहा है। पार्ट 2 तक आपको दे दिया गया है वीडियो, अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें देख लेना और पार्ट 3 आपका बचा है वो भी बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।